नमस्कार। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा वाले चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। एकदम शुरू से लेकर आखिर तक सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो के फंडामेंटल्स, मतलब धारा बहती कैसे है। फिर बात करेंगे रेजिस्टेंस और सर्किट्स की। उसके बाद थोड़ा एडवांस्ड लेवल पर जाकर सर्किट एनालिसिस को समझेंगे और आखिर में पावर और जो प्रैक्टिकल टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि ये इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क, ये चिंगारी आखिर है क्या। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही बुनियादी चीज में, चार्ज के फ्लो में। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, ये है क्या? बहुत आसान भाषा में समझे तो ये बस किसी कंडक्टर, मान लीजिए कोई तार, उसे एक तय समय में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा है उसी का हिसाब है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी पाइप से पानी बह रहा हो, बस यहाँ पानी की जगह चार्ज बह रहा है। और इसी को हम फॉर्मूले में लिखते हैं I = Q/T। इसका मतलब सीधा सा है, अगर किसी पॉइंट से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजर जाए तो हम कहते हैं कि करंट 1 एम्पियर है। करंट को नापने का ये सबसे फंडामेंटल तरीका है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि करंट एक फ्लो है, पर सवाल ये है कि इस फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? मतलब सर्किट में इसके बर्ताव को तय करने वाला नियम कौन सा है? और इसका जवाब है ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का शायद सबसे जरूरी नियम। ये V = IR का सीधा साधा रिलेशन बताता है, मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, पर एक बात याद रखिए, बहुत जरूरी है, ये लॉ तभी काम करता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मतलब बदले नहीं। अब जरा माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं कि तार के अंदर हो क्या रहा है। मतलब ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो असल में चलते कैसे हैं। और यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात सामने आती है। हमें लगता है कि स्विच ऑन करते ही बल्ब जल गया, मतलब बिजली बहुत तेज है ना? पर सच तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन खुद चल रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है, करीब 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो फिर ऐसा कैसे? असल में तार में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो लगभग लाइट की स्पीड से फैलती है और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ हल्का सा धक्का दे देती है। इसी वजह से हमें असर तुरंत दिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस करंट के लिए रास्ते यानी सर्किट्स कैसे बनते हैं और कौन है जो इसके रास्ते में रुकावट डालता है। तो करंट के रास्ते की ये रुकावट ही है रेजिस्टेंस यानी R। और ये कोई रैंडम चीज नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तार कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, वो कितना मोटा है। जैसा कि फॉर्मूला R = ρL/A में दिख रहा है, तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, और तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पतले पाइप से पानी निकालने में ज्यादा जोर लगता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हों तो उन्हें जोड़ने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है सीरीज, जिसमें रेजिस्टर्स एक के बाद एक लाइन में जुड़े होते हैं। इसमें करंट तो सब में सेम रहता है पर वोल्टेज बढ़ जाता है। दूसरा तरीका है पैरेलल, जिसमें करंट को बहने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं तो वो बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज हर रेजिस्टर पे सेम रहता है। तो बेसिक्स तो हमने कवर कर लिए। अब उन नियमों की बात करते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स, मतलब उलझे हुए सर्किट को सॉल्व करने के लिए जरूरी हैं। और यहाँ आते हैं किरचॉफ के लॉज, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। पहला लॉ है जंक्शन रूल। ये बहुत सिंपल है, किसी भी जंक्शन यानी जहाँ तारें मिलती हैं वहाँ जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। सिग्मा IN = सिग्मा I out, मतलब चार्ज कहीं गायब नहीं हो सकता। और दूसरा लॉ है लूप रूल। ये कहता है कि किसी भी बंद लूप या सर्किट में अगर आप एक पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाएं तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज में हुए बदलावों का जोड़ 0 होगा। सिग्मा V = 0। ये असल में एनर्जी के कंजर्वेशन का ही नियम है। जितनी एनर्जी लेकर चले थे उतनी ही खर्च होकर वापस 0 पर आ गए। किरचॉफ के इन लॉज का एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 4 रेजिस्टर्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट है। जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है, मतलब P/Q का रेशियो R/S के बराबर होता है, तो बीच वाले गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहता। और इसी बैलेंस्ड कंडीशन का इस्तेमाल करके हम किसी अनजान रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत सटीक तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब तक हमने करंट के फ्लो को समझा,
पर असली बात तो उस एनर्जी की है जो ये करंट अपने साथ लाता है। तो अब बात करते हैं पावर की और उन प्रैक्टिकल टूल्स की जिनसे हम इसे नापते और इस्तेमाल करते हैं। पावर यानी शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि एनर्जी किस रेट से खर्च हो रही है। और इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। P is equal to VI, P is equal to I squared R और P is equals to V squared R। तीनों एक ही बात कहते हैं, बस डिपेंड करता है कि हमें कौन सी वैल्यूज मालूम है, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें खपत यूनिट्स में लिखी होती है। ये यूनिट असल में किलोवाट आवर kWh है, जो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। साइंटिफिक भाषा में हम एनर्जी को जूल्स में नापते हैं। और आपको पता है, एक यूनिट का मतलब होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। बहुत बड़ी संख्या है ये। और जब किसी तार से करंट गुजरता है तो वो गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं जूल का हीटिंग इफेक्ट। इसका फॉर्मूला है H = I² RT। हमारे इलेक्ट्रिक हीटर, पानी गर्म करने वाली रॉड, यहाँ तक कि हमारे घरों में लगा फ्यूज, सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हीट करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं 2 बहुत जरूरी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। पहला है मीटर ब्रिज, जो असल में व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक सिंपल लैब वर्जन है। इसका इस्तेमाल भी अननोन रेजिस्टेंस पता करने के लिए होता है। दूसरा है पोटेंशियोमीटर, और ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये किसी सेल का EMF या वोल्टेज बिना सर्किट से कोई करंट लिए नाप सकता है, जिससे इसकी रीडिंग एकदम सटीक आती है। इससे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही काम की स्किल, कार्बन रेजिस्टर्स का कलर कोड। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने छोटे छोटे रेजिस्टर्स देखे होंगे जिन पर रंगीन पट्टियां बनी होती हैं। हर रंग का एक मतलब होता है। कोई नंबर बताता है, कोई मल्टीप्लायर, और आखिरी पट्टी बताती है टॉलरेंस, मतलब उसकी वैल्यू में कितना प्लस माइनस हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स और नियम हमने देखे, यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की पूरी इमारत खड़ी है। हमने बात शुरू की थी एक तार के अंदर बहने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से, पर एक पल को सोचिए, यही सिंपल से नियम उस विशाल कॉम्प्लेक्स पावर ग्रिड को कैसे चलाते हैं जो हमारे पूरे शहर, पूरी दुनिया को रोशन करता है ना कमाल की बात कि कैसे ये छोटे छोटे फंडामेंटल्स मिलकर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देते हैं।